और भजन लाल जी को राजस्थान से जाना था। और मदन राठौड़ जैसे लोग जो बीजेपी के अंदर पीड़ित थे, इनको आज़ादी दिलाई मनसा। बेचारे वसुंधरा जी का आगे पीछे कैसे घूमते थे लोग। उस वसुंधरा से राजस्थान को मुक्त किया, ललित मोदी से मुक्त किया, तब भजन लाल का उतार हुआ। प्रधानमंत्री डर गए, बेटियों को मारा गया। सबसे शर्मनाक बात है कि बेटियां तड़प रही। क्या हनुमान बेनीवाल बनने की वो कोशिश कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल बन ही नहीं सकता। मदन राठौड़ का हमारा इतिहास है और बच्चों का अपराध भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा, उखाड़ के फेंक देगा बीजेपी को, एनडीए के सिस्टम को। बच्चों को भाड़े का टट्टू कहना। तभी तो लोगों ने हटाया कांग्रेस को। कितने बड़े घोटाले कपले हुए कांग्रेस के राज के अंदर। जिस तरह महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, जिस तरह बच्चों के कपड़े फाड़े गए, मारा पीटा, चिल्ला रही थी बच्चियां। देखिए जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी उसको इन्होंने दोहरा दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आप सभी को पता है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान झुक गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने हार स्वीकार कर ली है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसी पर ज्यादा बात करेंगे। मेरे साथ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी, बहुत स्वागत करूंगी उनका। और आज का देखिए खास मौका मैं इसलिए कहूंगी इस मौके को क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी खुद जो है इस प्रदर्शन में गए हैं। बच्चों की का जो है हौसला अफजाई बेनीवाल जी ने की है। बेनीवाल जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। आज ही का ये दिन रहा है जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मुझे एक बात बताइए, डर कर दिया है, झुक कर दिया है, या हार स्वीकार कर ली? हार स्वीकार कर ली। प्रधानमंत्री डर गए इस आंदोलन से। जैन जी, नौजवानों का आंदोलन और संपूर्ण विपक्ष एकजुट। प्रधानमंत्री जी को बात याद आ गई कि पिछली बार जब विपक्ष एक हुआ था, किसान आंदोलन में मेरी चूक हुई थी और 240 पे मैं आ गया था। और ये तो नीतीश कुमार अगर घोषित हो जाते तो 330 जाती प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट। लेकिन अब उनके हो सकता है कोई बात समझ में, डर गए प्रधानमंत्री। और क्योंकि बच्चों को जिस तरह पीटा गया बर्बरतापूर्वक, जिस तरह महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, जिस तरह बच्चों के कपड़े फाड़े गए, मारा पीटा, चिल्ला रही थी बच्चियां कि हम आपके ही बच्चे हैं, क्यों मार रहे हो। ये ऐसे इमोशनल वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। और एक बच्ची जो जिंदगी और मौत के बीच आरएमएल अस्पताल के अंदर संघर्ष कर रही है। हमने पिछले 4 दिन से यही दुआ करी कि आंदोलन का रिजल्ट कुछ भी रहे, लंबा चला नहीं, वो बच्ची बचनी चाहिए। और सबकी दुआओं से बच्ची खतरे से बाहर बताई जा रही। आज डॉक्टर ये कह रहे थे, मैंने बात करी तो इस आंदोलन में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह मारपीट और गुंडागर्दी बीजेपी की सरकार ने करी, पैलेट गन से फायर किए, उससे लोगों की कितनी आंख चली गई, बहुत कुछ हुआ। और बच्चों ने हिम्मत करी, इसमें कोई दो राय नहीं। और बच्चा किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे और किसी के उसी हिसाब से अपने मन से आया कि हम बदलाव चाहते हैं, हिंदुस्तान हम करेंगे बदलाव। ये जिस तरह की क्रांतियां यहाँ पहले हुई थी, और हर क्रांति का नौजवान जो नायक था वो नौजवान था, हर क्रांति का हीरो नौजवान था। और ये भी नौजवानों का आंदोलन था। और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो नौजवानों के लिए संघर्ष करती आई, हम सब इन बच्चों के साथ खड़े हैं और साथ खड़े थे और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। और ये धर्मेंद्र प्रधान, मैं तो ये कहता हूँ इनके कार्यकाल के अंदर चाहे पेट्रोलियम या सब हो, इनकी भी जांच होनी चाहिए सारी। अच्छा बेनीवाल जी, एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगी यहाँ पे। जिस तरीके से राजस्थान में जब कुछ हो जाता है तो जिस जेंजी का हम जिक्र करें, ये जेंजी हनुमान बेनीवाल की तरफ देखता है। अभी पूरे देश की बात हो रही थी तो पूरे देश का जेंजी जो है प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जागे हैं तो 2 दिन पहले, और उसमें भी वो फ्रेंड्स कह रहे हैं। किन्हें वो फ्रेंड्स कह रहे हैं, किन्हें धन्यवाद दे रहे हैं वो? तो किसी का देना, इनकी बातों से लोग ऊब चुके हैं। सुनो, उनकी बातों से ऊब चुके, क्योंकि कांग्रेस ने लंबा शासन यहाँ देश में किया था। लोग परेशान थे, लोग कांग्रेस का विकल्प ढूंढ रहे थे, बीजेपी विकल्प बनी। और अब लोग बीजेपी से दुखी हो गए, हर वर्ग दुखी हो गया, हर जाति दुखी हो गई, छात्र दुखी हो गया, सेना को ठेके पे दे दिया। क्या बचा क्या देश के अंदर, ये तो बताओ मुझे। अपना कोई स्टैंड ही नहीं है, हर चीज में अडानी अंबानी से लेकर गुजरात मॉडल हर जगह। तो क्या बाकी देश के लोग नहीं है क्या? किस दिशा में चल पड़े प्रधानमंत्री जी, किस दिशा में चल पड़े गृह मंत्री, बताइए मुझे आप। जो ये मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार उस समय जब गिर रही थी तो गृह मंत्री से हमारा भी संपर्क ठीक था। जो अधिकारी फोन टैप कर रहे थे गृह मंत्री के, जयपुर में गृह मंत्री कहते थे मैं इन सबको ठीक कर दूंगा, वो सारे राजस्थान चला रहे। इसे आप अंदाज लगा सकते हो कि उनकी सोच क्या है। बच्चों को भाड़े का टट्टू कहना, महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन पर डंडे चलाना, अभद्रता करना, क्या यही जो है प्रदर्शनकारियों को रोकने का एक तरीका बचा था? देखिए जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी उसको इन्होंने दोहरा दिया। अच्छा, वह कैजुअलिटी नहीं, खुले मैदान थे,
इधर उधर भागने का मौका मिल गया। मंदिर, गुरुद्वारे और वहाँ जो लोग थे उन्होंने बच्चों को शरण दी कि आओ पाओ। और पैरामिलिट्री जिस तरह इनकी स्पेशल टास्क फोर्स बनी हुई है, दिल्ली पुलिस किस तरह बच्चों को मारा, अरे बेटियों को मारा यार। सबसे शर्मनाक बात है कि बेटियां तड़प रही थी, पड़ी हुई थी पास में। इसे शर्मनाक बात नहीं हो सकती, ये बहुत शर्मनाक बात है। और इन बच्चों का अपराध भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा, उखाड़ के फेंक देगा बीजेपी को और एनडीए के सिस्टम को। जिस तरह यहाँ के प्रतिनिधि मदन राठौड़ जो आजकल हर मामले में बदतमीजी की भाषा बोलते हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ मिल गया, इतनी उनकी हैसियत नहीं है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनकर इतना मिले। तो हैसियत से ज़्यादा जब किसी आदमी को मिल जाता, चाहे सीएम को मिला चाहे उसको, और दोनों एक जैसे ही हो गए, तो आदमी मन से यूँ बोलता है। लेकिन उनको जानने की ज़्यादा समय, अच्छा लंबे समय तक नहीं रहेगा। उसके बाद आपको वहीं जाना है जहाँ पहले आप जहाँ से आए थे। और मदन राठौड़ जैसा आदमी अगर इस तरह की घटिया भाषा का उपयोग करे, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए बच्चों से। भाषण देना या तो उसको आता नहीं, और आता है तो अपने ही बच्चों के लिए अगर वो गलत बात कहता, उसमें दूसरे समाज के बच्चे भी थे, तो क्या सारे ही ऐसे थे? मैं कह रहा हूँ आप किसको क्या, आप तो किसान आंदोलन में कह रहे थे कि आतंकवादी बैठे हैं, फला बैठे हैं। आपने अपने सारे सांसद और मिनिस्टर थे किसानों के बेटे, हमारे समाज, उनसे डला दिया कि बिल अच्छे हैं। जब वो वोट लेने गए तो लोगों ने पत्थर फेंका उनको, तो कह रहे बिल अच्छे हैं, फिर अब क्यों आए हो? तो मोदी जी ने फिर बाद में बिल वापस ले ली। तो मोदी जी की आदत है, देखते हैं कितने दिन क्या है, और ये खुद पे बात नहीं लेते होंगे, इसलिए इस्तीफा मंगाया होगा। मेरा जहाँ तक है कि इसमें भी पॉलिटिक्स कुछ न कुछ वो कर सकते थे। हमारी जो इस्तीफे के बाद है, जैन जी की, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की और विपक्ष की बड़ी जीत देश के अंदर हुई है। राजस्थान में मदन राठौड़ आपको ऐसा लगता है कि क्या हनुमान बेनीवाल बनने की वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की जो है बेबाकी से बात करेंगे या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हनुमान बेनीवाल बन जाएंगे? आपको लगता है ऐसा? कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सत्ता को हमेशा ठोकर मारी, चार चार बार मिनिस्ट्रियाँ छोड़ी। हनुमान बेनीवाल बन ही नहीं सकता। मदन राठौड़ का हमारा इतिहास अलग है। हम पॉलिटिकल परिवार में पैदा हुए, फादर एमएलए थे, कॉलेज का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, संघर्ष किया। और मदन राठौड़ जैसे लोग जो बीजेपी के अंदर पीड़ित थे, इनको आज़ादी दिलाई मैंने सबको। बेचारे वसुंधरा जी का आगे पीछे कैसे घूमते थे लोग, उस वसुंधरा से राजस्थान को मुक्त किया, ललित मोदी से मुक्त किया, तब भजन लाल का अवतार हुआ। हनुमान बेनीवाल बनने का तो मतलब, हनुमान बेनीवाल तो एक कॉमन मैन है, वो तो कोई बन ही नहीं सकता। अगर मदन राठौड़ को बिना सिंबल के चुनाव लड़ा दे तो मुश्किल से शायद 1800, 1500, 1400 वोट आए इनके। तो पार्टी का टिकट होता है, जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। पार्टियां बना के लड़ना और इस तरह की बेबाक की, जब मैं अच्छा जो बयान देता उसको रख, उस बयान पर रहना भी पड़ता है। आप दिन भर करते क्या हो भाई, करते क्या हो? पार्टी कार्यालय में आप क्या करते हो? आप अपने महिलाओं को किस तरह डांट रहे थे सड़क पे, किस तरह ओछा बोल रहे थे अपनी पार्टी की कार्यकर्ता महिलाओं को, डंडा यूं ही करना। तो ये कितनी बदतमीजी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कर रहा। अब दिल्ली वालों ने शुद्ध ले ली है प्रदेश अध्यक्ष और सीएम की, और जल्दी मुझे लग रहा है कि दोनों से मुक्ति मिल जाएगी राजस्थान में। अच्छा बेनीवाल जी, एक सवाल मेरे सुबह से दिमाग में घूम रहा था कि ऐसा तो है नहीं पेपर लीक कोई भाई इसी सरकार में हुए बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। तो आज मैं जब कांग्रेस नेताओं की वो प्रोफाइल देख रही तो सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता किस बात की बधाई दे रहे हैं? क्योंकि पेपर लीक तो राजस्थान में इनके कार्यकाल में भी है। जरा थोड़ा सा इसको समझाइए। कांग्रेस तो बहुत बड़ी चोर पार्टी थी, तभी तो लोगों ने हटाया कांग्रेस को। कितने बड़े घोटाले कपले हुए कांग्रेस के राज के अंदर। और इंडिया अलायंस में मैं एमपी बना, मेरे साथ अलायंस करके और पीठ में छुरा घूम के एक को भगा के बाड़मेर वाले को ले गए। तो कांग्रेस कौन सी अच्छी है? कांग्रेस ने भी राजस्थान में भारी भ्रष्टाचार किया। एक जना मानेसर जाके काम कर गया अपना, जो भी लेन देन का सिस्टम था, और दूसरे ने ये कह दिया हर एमएलए जो मेरे साथ है खाओ पियो मौज करो, चार चार पाँच पाँच तो आरपीएससी में बता देना अपने रिश्तेदारों को जहाँ लगाना, और खूब मजे करो। और जम के लूटा राज अशोक गहलोत के हर एमएलए ने जो उनके नजदीक था। वो सुपर सीएम था, एक मानेसर में जाके भ्रष्टाचार करके आए और दूसरा यहाँ कर रहा था। कांग्रेस तो पूरी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी थी। गहलोत वसुंधरा के गठजोड़ ने ही राजस्थान को बर्बाद किया। ये जातिवाद जो राजस्थान में लाए, ये अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, गुजर मीणा को लड़ाया, जाट राजपूत को लड़ाया, और ऐसी ब्राह्मण को लड़ाया। ये इनका धंधा था, और इसके परिणाम आने वाले दिनों में आपको राजस्थान में मिलेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने जो भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर किया, उसका हिसाब भी राजस्थान का नौजवान लेगा। बीजेपी से तो लेगा ही लेगा, कांग्रेस से भी लेगा। इसलिए तीसरा मोर्चा राजस्थान में मजबूती के साथ आएगा। और इस बार कोई अतिशयोक्ति नहीं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आ जाए।
बेनीवाल जी, मैं एक चीज सुन रही थी लोगों से कि अब थी तो ये खैर कानाफूसी कि अभिजीत दीपके जो कि अमेरिका से पढ़ के आए हैं और वो इस धरने पर बैठे हैं, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ है। केजरीवाल डंडा घुमा रहे थे और अभिजीत जो है नाच रहे थे। क्या ये बात सच है किसी भी तरीके से? अब क्या पता, सुनो, कोई कुछ कर रहा था नहीं कर रहा, सब बातें छोड़ो, कम से कम लड़ तो रहे थे। बस लड़ रहे थे, सब साथ थे। मैं ये क्या कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी के झंडे का आंदोलन नहीं था। सोनम वांगचुक की जब अनशन के लिए गिरफ्तार करके उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उनको नज़रबंद किया, उसके बाद लोगों के इमोशन बढ़े, पार्लियामेंट चल रही थी, सब लोग गए, माहौल बना। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ लंबे समय से बच्चे परेशान हैं, महंगाई से लेके, जहाँ बार बार अपने इंटरनेशनल लेवल पे जो छवि इंडिया की कमज़ोर हो रही है, तो आप देख रहे हो गरीबी बढ़ रही है। जिस तरह मोदी सरकार के मंत्री एक से बढ़ के एक, ऐसे में 10 मंत्रियों में जानते हो जो सांसद को मिलने का समय नहीं देते, गुंडागर्दी, आप बताइए किस तरह का भ्रष्टाचार। तो लोग कहीं ना कहीं परेशान है, और पेपर लीक ही करने परेशान है कि यार इनसे पीछा छोड़ो, इसलिए लोग सड़क पे आ गए, जंतर मंतर पे आ गए, दिल्ली में घुस गए, और वही किसान आंदोलन वाली स्थिति हो जाती। ले समय रहते सरकार ने शायद सुध ली होगी कि इनकी मांगे माने, पता नहीं क्या। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त इनको करना चाहिए, मोदी जी अगर वो करते। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार में जो भारी भ्रष्टाचार हुआ इस 2.5 साल के अंदर, वो सारे कागज इकट्ठे कर लिए। इनके खिलाफ भी जंतर मंतर पर शीघ्र ही लोग भजन लाल और मदन लाल इनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, इनके भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए। एक चीज मुझे बताइए सर कि अभी अब राजस्थान की तरफ मैं आ जाती हूँ। एक दो सवाल हैं कि चुनाव के लिए कहा गया है कि नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। आप लोगों की भी बीएलए बीएलओ की तैयारी हो गई। आपको क्या लगता है कि नवंबर में जो है कंफर्म जो है पंचायती राज के चुनाव हो जाएंगे? पता नहीं, कोई नहीं कह सकता। जो नवंबर पहले ही करा तो कौन मना कर रहा था। अशोक गहलोत ने डरा बिगाड़ा, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल में चाहे जैसे चुनाव कराए, सारा सिस्टम खत्म कर दिया। और भजन लाल उन्हीं के नक्शे कदमों में चल रहा। भजन लाल को किसी ने ज्ञान दे दिया कि पंचायत चुनाव कराओगे तो हार जाओगे, तुम्हें हटा देंगे, वैसे ही हटाएंगे। हटाना करने के लिए पंचायत चुनाव जरूरी थोड़ी होती। आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, आपके अधिकारी आपको मानते नहीं, आपके अधिकारी आपको चलाते हैं, और दो पाँच चार लोग जो आस पास बैठे हैं बिना लेवल के, वो वही फैसले लेते हैं। तो अब इनका भी बहुत समय नज़दीक आ गया। अब भजन लाल जी को राजस्थान से जाना पड़ेगा। आपके क्षेत्र की मैं बात करती हूँ। आपके नागौर कोटाटी धाम बहुत बड़ा धाम है बेनीवाल जी। 22 करोड़ के गबन की बात पूरे राजस्थान में। अब वो माचिस अगर जलाएंगे ना तो आग की तरह फैल रही है। आपने भी ट्वीट किया था। कुछ जानकारी हो, कुछ कहना चाहें, इस पे कुछ बताना चाहें? नहीं, किसी भी, देखिए, ट्रस्ट और जहाँ धार्मिक आस्था का मामला है, जैसे राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, प्रत्येक व्यक्ति जिसने चंदा दिया या राम जी, जय राम जी की बोलता है, राम राम बोलता, उसको मन में तकलीफ हुई कि साले चोर बीजेपी वाले ये कहते हैं। तो मंदिर तो इन्होंने बनाया, 3,000 करोड़ का चंदा, उन तीन चार पांच पुजारी और ट्रस्ट से तो चोरी नहीं हो सकता। बड़े लोगों का हाथ चाहिए। वो बड़े लोग कौन है, वो हम ढूंढे बड़े लोग कौन है, ताकि उनके नामों का खुलासा हो। हम ये चाहते हैं। वो बुटाटी धाम के अंदर भी जो गबन हुआ, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई कराने के लिए हमने कह दिया ऑलरेडी। एक सवाल और पूछूंगी मैं सर। 2 दिन पहले जो है आपकी सुरक्षा को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि अब आपने ही मैं पढ़ रही थी आपकी पोस्ट की बीमार जो पुलिसकर्मी थे उन्हें लगाया गया है। क्या सिक्योरिटी जो है जानबूझकर आपको नहीं दी जा रही, या कोई खुन्नस जो आपसे निकाली जा रही है? देखिए, ज्ञापन जो दिया गया वो तो किसी ने मन से दिया होगा, हमने ज्ञापन के लिए कोई ये नहीं कहा। एक्चुअली पार्टी की तरफ से जो भी ज्ञापन होता है ना, उसका हम पहले जारी करते हैं, हमसे अनुमति लेता है। और कोई यूं ही जाकर अखबार में छपने के लिए या फोटो खिंचाने के लिए कोई ज्ञापन ले दे दे, वो ज्ञापन हमारा माना भी नहीं जाता। अब कोई भी गया नहीं गया, अगर मुझे जानकारी नहीं कोई ज्ञापन दिया, आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। क्योंकि हमारे जो ज्ञापन होते हैं, अगर राजधानी में हम ज्ञापन देंगे तो 5,000, 2,000, 3,000 की भीड़ का ज्ञापन देंगे। अगर 20 लोग गाड़ी लेके जाए, मोटरसाइकिल पे बैठ ज्ञापन देखा है, वो ज्ञापन नहीं माना अमित जाता। शाह का जिक्र सुनिए किया मेरी बात, गया उसमें। सुनिए मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूँ, अमित शाह और भजन लाल को मैंने लेटर लिखे। वो इसलिए लिखे थे कि मेरी सुरक्षा पहले हटा दी थी, और सुरक्षा हटाने के बाद एक पीएसओ, जो प्रत्येक एमपी एमएलए को एक पीएसओ, एक सिपाही देता है, वो इनका रूल है। तो एक पीएसओ मुझे दिया गया, और मुझे एक ही जगह 3 दिए, 8-8 घंटे से आएंगे। 8 घंटे, एक उसके बाद पिस्टल और 3 गनमैन। अब जो 3 गनमैन थे, उनमें एक गनमैन यहाँ पे यहाँ बेहोश हो गया, गिर गया। मैं उसको लेकर अस्पताल गया,
उसके गंभीर सर की बीमारी निकली और अनफिट था वो, उसके बावजूद उसको भेजा। उसने मुझे कहा, मुझे जानबूझ कर वहाँ जाना पड़ेगा तेरे को। वो छोटा मोटा क्या नशा पता कुछ करता होगा, छोटा जो भी था, लेकिन मैंने उसका पूरा यहाँ इलाज कराया। फिर मैं जब नागौर गया 15 तारीख को, तो नागौर जाते हुए एक हार्ट अटैक हो गया, उसको एम्स भेजा मैंने। उसको पूछा, बोले साहब हमें तो ये जो वहाँ एसपी का चार्ज है किसी के पास, ये लोग कहते हैं, ऊपर वाले भी कहते हैं कि हनुमान जी के वहाँ जाओ, एक दो मरे तो ठीक है, हनुमान जी बदनाम होंगे। इस भावना से इन्होंने वो पीएसओ लगाए मेरे। और उसके लिए मैंने एचएम को, भजन लाल को लेटर लिखा, और उसके बाद से 2-3 ये दिए सिपाही। मैं तो रखना नहीं चाहता था, और मैं कोई सुरक्षा, इनकी सुरक्षा का मोहताज भी नहीं हूँ। अभी 2-3 सिपाही मुझे दिए इन्होंने, 8-8 घंटे वाले, वही 2-3 सिपाही दे रखे हैं। लेकिन चूंकि मुझे जो थ्रेट था, वो मैंने सुरक्षा नहीं मांगी। थ्रेट में डीजी इंटेलिजेंस और उनका ये कहना था कि साहब बड़ा थ्रेट है, लेकिन क्वार्टी मेरे घर पे 8 कमांडो थे और एस्कॉर्ट मुझे दे रखी थी। तो अपने आप हटाई, किसने चालू की, किसने, हमने तो नहीं मांगी सुरक्षा। और मेरे खुद के जो हथियार है, लाइसेंस, वो 2014 में वसुंधरा ने मेरा हथियार जब्त, लाइसेंस जब्त किए, और एक 12 बोर और एक रिवॉल्वर नागौर थाने में जमा है। मुझे वापस लेनी भी नहीं है मुझे, लेकिन 8-9 लाख का मेरा जो हथियार है वो बड़े खराब हो गए। एक तरफ सरकार कहे कि हम सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, तो एमपी जो होता है उसका तो पासपोर्ट डिप्लोमेटिक होता है, 24 घंटे में हमारा पासपोर्ट बन जाता है। मेरा लाइसेंस अभी भी वहाँ पड़ा है। भजन लाल ने कलेक्टर को कह रखा कि हनुमान जी का लाइसेंस नहीं देना। इससे घटिया बात क्या हो सकती है, आप बताओ। मुझे तो शर्म आती कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भजन लाल है और मैं यहाँ का एमपी। मुझे शर्म आती इस बात, गिल्टी होती मुझे। मेरे हाथ में नहीं इसको हटाने, प्रयास कर रहा हूँ मैं, और हटेगा, हमारी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, इतना ध्यान रखना। और अब जल्दी हटने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी। कई सारी बातें, कई सारे सवाल जो आपके जहन में भी थे, तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।